नमस्कार दोस्तों, स्टडी दुनिया यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, HSCC CET 2025 तो ग्रुप सी के लिए आपका एग्ज़ाम हो चुका है। ग्रुप डी के लिए जो भर्ती आएगी तो उसके लिए हम ये जो हरियाणा की क्लास है HSCC के PYQ इसमें करेंगे आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आज की जो क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, नामदफा नेशनल पार्क आपका कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शंस रहेंगे मिजोरम में, मणिपुर में, त्रिपुरा या फिर अरुणाचल प्रदेश। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है अरुणाचल प्रदेश, आपका राइट आंसर होगा। नामदफा नेशनल पार्क आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नेशनल पार्क क्या होता है। नेशनल पार्क नेशनल पार्क वो एक भौगोलिक एरिया होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा संरक्षित कर दिया जाता है। उसमें उस एरिया में जितने भी जीव जंतु और पौधे आते हैं तो उसकी रक्षा के लिए वो एरिया संरक्षित कर दिया जाता है। वो मतलब नेशनल एरिया में कई ऐसे रूल रेगुलेशन होते हैं जिसके कारण कोई भी उसके अंदर जा नहीं सकते। दूसरा आपका वन्य जीव अभ्यारण्य होता है। तो मेन अंतर वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क में यही होता है कि वन्य जीव अभ्यारण्य में तो एक स्पेशल जो प्रजाति होती है उसका संरक्षण किया जाता है, और नेशनल पार्क में सभी प्रजातियों की जो है वो रक्षा करी जाती है। इसमें रूल जो होते हैं वो सख्त होते हैं, और वन्य जीव अभ्यारण्य में कुछ मानवीय गतिविधियों को भी अनुमति दे दी जाती है। तो ये मेन अंतर होता है नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य में। अब बात करते हैं कि हरियाणा मतलब इंडिया में टोटल कितने नेशनल पार्क है। इंडिया में टोटल 107 नेशनल पार्क है। 107 नेशनल पार्क है। जो 107 नंबर पे जो नेशनल पार्क बना है उसका नाम है सिमलीपाल नेशनल पार्क। ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। और जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आपके 573 वन्य जीव अभ्यारण्य है इंडिया में। तो ये आपको नोट कर लेना। अभी नेशनल पार्क कितने हैं, 107 नेशनल पार्क है। और जो आपका पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, 106वां जो नेशनल पार्क है वो 2021 में बना था। असम के रायमोना में असम के रायमोना में है रायमोना नेशनल पार्क। ये आपका 106 नंबर पे बना हुआ नेशनल पार्क है। तो आपका इस नामदफा नेशनल पार्क है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। दूसरा अरुणाचल प्रदेश में एक मोलिंग नेशनल पार्क भी स्थित है। और मिजोरम में आपके कौन कौन से नेशनल पार्क है। आपका जो मिजोरम में जो आपका नेशनल पार्क है वो है फोंगपुई नेशनल पार्क। मिजोरम में फोंगपुई हो गया, और मणिपुर में आपका हो गया केबुल नामजाओ। केबुल लामजाओ ये आपका मणिपुर का एक नेशनल पार्क हो गया। और जो आपका त्रिपुरा में है इसमें एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है रोआ वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य एशियाई सिंहों के लिए एशियाई सिंहों की वासस्थली है। ऑप्शन है आपके गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, बोंदला वन्य जीव अभ्यारण्य, काराकोरम वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर पेरियार नेशनल पार्क। आपका जो इसमें ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर रहेगा। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क जो है वो आपका एशियाई सिंहों के लिए जाना जाता है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क आपका गुजरात में स्थित है। दूसरा अभी जो ऑप्शन है बोंदला वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपका गोवा में है बोंदला वन्य जीव अभ्यारण्य। आगे है काराकोरम वन्य जीव अभ्यारण्य। काराकोरम वन्य जीव अभ्यारण्य आपका लद्दाख में पड़ता है। आगे है पेरियार नेशनल पार्क।
पेरियार नेशनल पार्क आपका केरल में है। केरल में आपका एक और वन्य नेशनल पार्क है साइलेंट वैली। आगे हम बात करते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तरी सिक्किम में, असम में, राजस्थान में या फिर पश्चिम बंगाल में? काजीरंगा जो नेशनल अभयारण्य है आपका वो कहाँ पर स्थित है? काजीरंगा नेशनल अभयारण्य आपका असम में स्थित है। एक सींग वाले गेंडे के लिए ये जाना जाता है। काजीरंगा नेशनल अभयारण्य एक सींग वाले गेंडे के लिए भी जाना जाता है और 1985 में यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। अभी बात करते हैं यूनेस्को जो है, यूनेस्को क्या है और इसकी स्थापना कब की गई थी? यूनेस्को जो है वो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्तर पर जितने भी शैक्षणिक, सांस्कृतिक और जो प्राकृतिक धरोहर होती है उनके संरक्षण के लिए जो है वो यूनेस्को है वो काम करते हैं इनको बचाने के लिए। और जो यूनेस्को है उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 16 नवंबर 1945 में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। तो काजीरंगा नेशनल अभयारण्य आपका असम में स्थित है। उत्तरी सिक्किम में आपका कौन सा नेशनल अभयारण्य है? कंचनजंगा। कंचनजंगा नेशनल अभयारण्य को भी यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है। और आगे है राजस्थान में। राजस्थान में आपके कौन कौन से प्रमुख नेशनल अभयारण्य हैं? इसमें हम एक तो पढ़ते हैं केवलादेव, सरिस्का और रणथंभौर। ये आपके राजस्थान के प्रमुख नेशनल अभयारण्य है। पश्चिम बंगाल में आपके कौन कौन से हो गए? एक तो आपका हो गया सुंदरवन नेशनल अभयारण्य, एक हो गया जल धोपरा। तो ये आपके पश्चिम बंगाल के प्रमुख नेशनल अभयारण्य हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपका दोबारा रिपीट हो गया। हाल ही में किस राज्य में रामेश्वर और मनमदुराई के बीच देश के पहले हरित ट्रेन गलियारे का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा जो ये हरित रेल ट्रेन गलियारे का जो आरंभ किया गया था वो आपका तमिलनाडु में किया गया था। इसकी जो लंबाई है वो 114 किलोमीटर रहेगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शंस है बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर रहेगा। बिहार में सबसे ज़्यादा जो है वो आबादी पाई जाती है। कितना इसका जनसंख्या घनत्व होगा? 1106 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट आपका है एशियाई सिंह का घर कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क या फिर गिर नेशनल पार्क। तो अभी हमने ये पढ़ा था, अभी एशियाई सिंहों के लिए जो जाना जाता है वो आपका गिर नेशनल पार्क है जो गुजरात में स्थित है। आगे ये है कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो आपका उत्तराखंड में स्थित है। इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले हेलिन नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे है कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है और दुधवा नेशनल पार्क है आपका उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है
गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है? आपके ऑप्शंस है वडोदरा, राजकोट, सूरत या फिर अहमदाबाद। गुजरात में जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला एरिया है वो है आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है वो आपका गुजरात का सबसे बड़ा शहर भी है। और गांधीनगर 1970 में गुजरात की राजधानी बनी थी, तो 1970 से पहले अहमदाबाद गुजरात की राजधानी भी था। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ देखने को मिलेगा? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है राइट आंसर रहेगा। तो बांदीपुर जो नेशनल पार्क है आपका, वो आपका कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक में आपके और कौन कौन से नेशनल पार्क है? एक तो हो गया आपका नागरहोल नेशनल पार्क प्रमुख, और दूसरा हो गया आपका अंसी। तमिलनाडु में कौन कौन से नेशनल पार्क है? आपका इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क आपका हो गया तमिलनाडु में। एक हो गया मुद्दुमलाई। आगे है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपका एक तो वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, राजीव गांधी जिसको रामेश्वरम नेशनल राजीव गांधी नेशनल पार्क तमिलनाडु में पड़ता है, जिसको रामेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है। आगे है केरल। केरल में हमने पढ़ा था एक पेरियार नेशनल पार्क है, दूसरा साइलेंट वैली नेशनल पार्क है इस एरिया में। आगे हम बात करते हैं भारत का कौन सा शहर सर्वोच्च जनसंख्या वाला है? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या फिर चेन्नई। भारत का कौन सा शहर सर्वोच्च जनसंख्या वाला है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर रहेगा, मुंबई। कितना इसका घनत्व है? इसका घनत्व है 76,790 वर्ग मील। 76,790 वर्ग मील इसका एरिया है। मुंबई आपका भारत का सर्वोच्च जनसंख्या वाला शहर है। नेक्स्ट है निम्न में से किसकी आबादी सबसे कम है? ये आपके प्रमुख यूनियन टेरिटरीज हो गए, तो इसमें से आपके सबसे कम आबादी वाला कौन सा है? दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव। आपका इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे कम है? ऑप्शन है मेघालय, मिजोरम, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर रहेगा। इसका जनसंख्या घनत्व जो है वो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपके अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी हम बात करते हैं कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। जनसंख्या घनत्व होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली आबादी की संख्या, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली आबादी जो होती है उसको हम बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट है निम्न में से किसकी आबादी सबसे कम है? ये हमने पहले भी किया है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर रहेगा, लक्षद्वीप। नेक्स्ट है
लिंग अनुपात का मतलब क्या होता है? लिंग अनुपात क्या होता है? ऑप्शंस है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 महिला जनसंख्या में पुरुषों की संख्या, प्रति 1000 पुरुष जनसंख्या में शादीशुदा महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 महिला जनसंख्या में शादीशुदा पुरुषों की संख्या। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट आंसर होगा। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का लिंग अनुपात है वो प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है आपका हरियाणा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सा शहर सबसे अधिक आबादी वाला है। ये आपका क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर रहेगा, मुंबई। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत में 100% साक्षरता दर्ज करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, यानी कि 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है। ये आपका 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर रहेगा वो होगा केरल। 100% साक्षरता दर का क्या मतलब होता है कि 7 वर्ष या 7 वर्ष से ऊपर की जो आबादी है वो मतलब 7 वर्ष और अधिक आयु की आबादी साक्षर होनी चाहिए। तो जिस राज्य में 7 वर्ष या उससे अधिक की जो आबादी है वो अगर साक्षर है तो उसको हम 100% साक्षरता वाले राज्यों की श्रेणी में रखते हैं। तो इसमें आपका जो है वो केरल राइट आंसर रहेगा। 2025 में जो अभी जो है वो इसका स्थान मिजोरम राज्य ने ले लिया है। तो अगर अभी आपका करंट में अगर क्वेश्चन आता है कि 100% साक्षरता दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है, तो आपका राइट आंसर रहेगा मिजोरम। एक ऐसा राज्य है जहां पर 7 वर्ष और उससे अधिक की जो जनसंख्या है वो पूरी साक्षरता है, मतलब पूरी साक्षर है। नेक्स्ट है आप परिवहन वाहन को कैसे पहचान सकते हैं। ऑप्शंस है टायर की साइज देखकर, वाहन का रंग देखकर, वाहन की नंबर प्लेट देखकर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है वाहन का रंग देखकर तो हम पहचान नहीं सकते उसका, ना ही टायर की साइज देखकर पहचान सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर रहेगा। वाहन की जो नंबर प्लेट होती है उसकी पंजीकरण संख्या होती है, उसको देखकर ही हम किसी भी वाहन की जो है पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट है सभी मोटर वाहन निम्न द्वारा कवर होने चाहिए। आपका ऑप्शन है जीवन बीमा, तृतीय पक्ष बीमा, व्यापक बीमा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा, तृतीय पक्ष बीमा। अभी बात करते हैं तृतीय पक्ष बीमा क्या होता है। तृतीय पक्ष बीमा वो होता है जिसके अंडर अगर आपके वाहन के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति या उसके वाहन को चोट पहुंचती है तो उसका जितना भी खर्चा होता है वो आपको कंपनी के द्वारा, मतलब वो खर्चा कंपनी देगी, आपको वो खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा। तो और दूसरा जो व्यापक बीमा होता है इसमें जो तृतीय बीमा होता है उसमें अगर आपके वाहन को चोट आती है तो उसका खर्चा आपको कंपनी नहीं देगी। लेकिन जो व्यापक बीमा होता है इसमें दूसरे के वाहन का खर्चा भी कंपनी उठाती है और जो नुकसान आपके वाहन को होता है उसका खर्चा पानी भी आपका व्यापक बीमा के तहत कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा उत्तर। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य सीमा की अधिकतम संख्या, भारत के कौन से राज्य की सीमा अधिकतम क्या हो गया, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम संख्या दूसरे राज्यों से सहभागी में है। इसका मतलब है भी भारत के कौन से राज्य की सीमा अधिकतम राज्यों के साथ लगती है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर सिक्किम।
तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसकी सीमा अधिकतम राज्यों के साथ लगती है। 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश, और 1 यूनियन टेरिटरी के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो आपका हो गया उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और 8वां हो गया आपका मध्य प्रदेश। तो इन 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। यूनियन टेरिटरी आपकी होगी दिल्ली। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन क्यूरी का है थोड़ा सा, तो इसको हम अभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है अध्ययन के तहत इकाइयों और वस्तुओं के समूह को क्या कहा जाता है? अध्ययन के तहत इकाइयों और वस्तुओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस है जनसंख्या, रैंडम, नमूना या फिर प्रति चेन। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, जनसंख्या। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में साक्षरता दर 100% है? ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया है। तो आपका ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल या गुजरात। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर केरल होता है, और अभी जो है आपका मिजोरम राज्य जो है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है? ऑप्शंस है 963, 15, 840 या फिर 940। तो आपका इसमें ऑप्शंस रहेगा ऑप्शन नंबर 1 963 की जगह 943 राइट आंसर है। 943 आपका जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है। नेक्स्ट है भारत में किस राज्य में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क है? राष्ट्रीय राजमार्गों का जो सबसे ज़्यादा गंतव्य है वो किस राज्य में है? ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका उत्तर प्रदेश होगा। सबसे ज़्यादा आपका महाराष्ट्र में है, लेकिन इसमें ऑप्शंस में ना होने की वजह से आपका उत्तर प्रदेश इसमें राइट आंसर होगा, क्योंकि दूसरे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश आता है, फिर आपका राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश है। पहले नंबर पर आपका महाराष्ट्र होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित क्षेत्र है हिमालय, अरावली श्रेणी, विंध्य सतपुड़ा या फिर नल्ला मलाई श्रेणी। तो आपका पहले हम जान लेते हैं भी जैव विविधता हॉटस्पॉट जो एरिया होता है वो क्या होता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र वो होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब विविधता पाई जाती है, पौधों और जानवरों की जो विविधता होती है प्रजातियों में वो बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है जिन क्षेत्रों में, तो उनको जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंडर संरक्षित कर दिया जाता है। तो आपके इंडिया में जो है वो जैव विविधता हॉटस्पॉट टोटल 4 है। कौन कौन से है? इसमें आपका राइट आंसर रहेगा हिमालय क्षेत्र। आपके जो 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट एरिया है, नंबर 1 आपका हिमालय, दूसरा पश्चिमी घाट, तीसरा इंडो ब्रह्मा रीजन, चौथा हो गया आपका सुंदरलैंड। तो ये आपके 4 इंडिया के जैव विविधता हॉटस्पॉट एरिया हम देख सकते हैं। हिमालय में आपका भारत का जो उत्तर पूर्वी एरिया हो गया, उत्तरी एरिया हो गया, जिसमें आपका जम्मू कश्मीर शामिल होता है।
तो वो आपका हिमालय के अंडर आएगा। दूसरा हो गया पश्चिमी घाट, भारत का जो पश्चिमी घाट है वो आगे है इंडो ब्रह्मा, इसमें आपका उत्तर पूर्वी राज्य और म्यांमार के जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल किए जाते हैं। आगे हो गया सुंदरलैंड, इसमें आपका निकोबार जो आइलैंड है उसको शामिल किया जाता है। तो ये 4 आपके जैव विविधता हॉटस्पॉट एरिया है इंडिया में। तो आज की क्लास जो है वो हम यहीं कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी।